Hello everyone. Today's topic will be related to Manglik, and I know this topic is like very hot topic in astrology. बहुत misconceptions हैं इस मांगलिक वर्ड को लेकर, about मांगलिक दोषा और मंगल, everything like that. I know you guys have heard a lot of things about it because मैंने अपने जब question answer session में I asked people about their opinion, like what have they heard about Manglik. So I heard मतलब मुझे काफ़ी ऐसी चीज़ें पता लगी which was like very much shocking for me कि why would somebody say things like that about Manglik, which is not actually true. It is not represented in a very accurate way. So मैं कोशिश करूँगी कि ये video I'll make in Hindi language. I'll use most of Hindi language because I know कि जो हमसे बड़ी generation है, like our parents, they actually need to know, they actually need to listen to this video. Okay, so सबसे पहले मैं start करूँगी by talking about कि मांगलिक इफ़ेक्ट होता क्या है. इट्स नॉट लाइक दैट कि मांगलिक कुछ होता ही नहीं है. ऑफकोर्स दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट इन एस्ट्रोलॉजी, इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बट उसको जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है एंड उसके इफ़ेक्ट्स जिस तरीके से बताए गए हैं, दैट इज़ अ लिटिल बिट यू कैन से दैट्स अ मिथ और मिसकंसेप्शन लोगों का. सो है क्या, whenever योर 7th हाउस, जो हमारा चार्ट होता है, हमारा हॉरोस्कोप, जो कि हम जब पैदा होते हैं तब हमारा एक हॉरोस्कोप बनता है, तो उस हॉरोस्कोप में जब भी 7th हाउस में मंगल आ जाता है, एज इन मार्स, द प्लैनेट मार्स, जब भी 7th हाउस में आ जाता है या फिर वो किसी भी तरीके से 7th हाउस को 8th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज मांगलिक इफेक्ट. Because 7th house is the house of marriage and 7th house is also the house of spouse. And why 8th house? क्योंकि जो 8th house होता है, 7th house is what our spouse will be like and 8th house is कि हमारी marriage life कैसी होगी. So both of those houses and 8th houses of course in-laws as well. That's why both of these houses are very important in terms of the Manglik concept. सो जब भी बाय एस्पेक्ट या बाय प्लेसमेंट मार्स इन चीज़ों में, इन दोनों के साथ इन्वॉल्व होता है, सो दैट इज़ नोन एज मांगलिक. सिंपल इज दैट. सेकेंडली कि मांगलिक का इफ़ेक्ट क्या होता है एंड क्यों होता है. ओके, अब फॉर दैट वी नीड टू नो कि क्वालिटी क्या है, वॉट इज़ द नेचुरल ट्रेट ऑफ द प्लैनेट मार्स. मार्स इज़ नोन टू बी अ सोल्जर. मार्स को एक आर्मी मैन कहा जाता है. मार्स इज़ अ गो गेटर. इट्स अ वायलेंट एनर्जी. इट नीड्स थिंग्स टू बी डन. जैसे कि एक किंग होता है एंड किंग के नीचे एक उसका यू कैन से मैनेजर और मिनिस्टर होता है, एंड वो उसके सारी चीज़ें जो भी वो बोलते हैं, दैट जो भी रूल्स हैं या जो भी टास्क हैं वो परफॉर्म करने होते हैं उनको. सो in that way, that is the function that Mars performs. Mars is all about obeying the rules of king. जो भी जैसे भी सन उसको गाइड करेगा, दैट ही इज़ गोइंग टू परफॉर्म इन दैट वे. और बट सेकेंडली अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मार्स होता है, दैट इज़ ऑल्सो सेट टू बी अ पर्सन हु प्रोवाइड्स फॉर पीपल. सो जहाँ भी आपकी जहाँ पर भी जिस भी हाउस में आपका मार्स होता है, ऑल ऑफ योर एनर्जी इज एक्सर्टेड ऑन दैट हाउस. सपोज एक इंसान का जो मार्स है दैट इज एन असेंडेंट, सो उसकी एनर्जी, दैट पर्सन विल बी वेरी एनर्जेटिक, वेरी गो गेटर, ऑलवेज रेडी टू डू थिंग्स, वेरी स्पोर्टी, एडवेंचरस, दैट काइंड ऑफ पर्सन. अब अगर आपका मार्स 2nd हाउस में है, तो 2nd हाउस इज ऑल अबाउट योर मनी, योर फैमिली, योर फाइनेंसेस. सो ऐसे इंसान की सारी एनर्जी टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग फॉर फैमिली, टूवर्ड्स अर्निंग फॉर फैमिली, टूवर्ड्स मेकिंग एसेट्स, इस चीज़ में उसकी सारी एनर्जी एक्सर्ट होगी. सो मार्स हैज़ अ वेरी बिगर रोल इन आर लाइफ एंड इन आर हॉरोस्कोप, क्योंकि वो बताता है कि हमारी एनर्जी कहाँ कंज्यूम हो रही है. ओके, सो अब
जो मार्स है, मार्स का इफेक्ट 7th हाउस पे होता है, तो क्यों उसको मांगलिक कहते हैं? दैट इज़ जस्ट बिकॉज कि मार्स इज़ अ वेरी डोमिनेटिंग प्लैनेट। ज़्यादातर जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं या जो भी अथॉरिटेटिव पीपल होते हैं, उनका हमेशा मार्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दैट इज़ वाई दे आर वेरी अथॉरिटेटिव एंड दे आर वेरी डोमिनेटिंग। सो व्हाट हैपन्स इज कि जब भी 7th हाउस के साथ उसका कनेक्शन होता है, इट क्रिएट्स डोमिनेशन एंड इट क्रिएट्स अथॉरिटेटिव बिहेवियर, विच इन अ वे इज़ नॉट एट ऑल रिलेटेड टू कि किसी इंसान की डेथ हो जाएगी या किसी इंसान का हेल्थ पे इफेक्ट आएगा, जो कि ज़्यादातर कहा जाता है। सो द सिंपल थ्योरी इज़ दैट इफ़ द अदर पर्सन इज़ वीक, ऑफकोर्स वो इतनी अथॉरिटी या इतनी डोमिनेंस नहीं झेल पाएंगे, जिसके कारण हम ये सजेस्ट करते हैं कि द अदर पर्सन शुड ऑल्सो हैव पावरफुल प्लैनेट्स, सो दैट उतनी डोमिनेशन को वो बैलेंस कर पाएँ। Okay, so apart from domination and authoritativeness, Mars creates arguments, passion and fights in a marriage, which is quite normal. Like every marriage has it, every marriage will have fights, every marriage is going to have arguments. Just इतना हो जाता है कि एक नॉन मांगलिक की लाइफ थोड़ी सादी होती है एंड मांगलिक की लाइफ थोड़ी पैशनेट होती है। लाइक they are the most passionate people. I don't understand क्यों लोग ये बोलते हैं that you should not marry a Manglik, but you know what, you should have a Manglik in your life in any way. It can be your spouse, it can be any friend, because जो Manglik लोग होते हैं basically they have the courage to stand for you, to take a stand, to fight for you. ज़्यादातर Manglik people are the go-getters and वो ऐसे लोग होते हैं जो कि they stand for the truth, not truth that depends upon how the condition of Mars is, वो कौन से साइन में है, उसको किसका आस्पेक्ट मिल रहा है। But there is a big thing. I have never seen a non-Manglik person, being very supportive or protective of some other person. They are a bit of selfish. But जो Manglik people होते हैं, they are always there. They will stick by you. वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़े होंगे towards the end. That's why I don't feel that thing, and I don't ever see practically. I have researched a lot on the Manglik concept and I've never seen it working. Like I've never seen कि कोई भी एक genuine reason हो कि क्यों हमें Manglik के साथ associate नहीं होना चाहिए, शादी नहीं करवानी चाहिए. There is no reason for that. So the next question arises is कि is the Manglik effect harmful? So my answer will be of course not. Manglik effect is not at all harmful. हमेशा Manglik effect हम ऐसे एनालाइज करते हैं कि हम उसके एस्पेक्ट्स देखते हैं. Until unless we are not seeing the aspects, we will never say कि Manglik is harmful. There are a lot of things that is to be considered अगर हम बहुत in depth में एक precise answer दें, but on a basic level I would say कि Manglik is not at all harmful. उसके aspects देखे जाते हैं. So now if we are talking about aspects, लेट मी टेल यू कि उसके कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं एंड कौन से बुरे होते हैं, कौन से नॉर्मल होते हैं, एंड व्हाट डज देयर एस्पेक्ट मीन्स. बेसिकली एवरी प्लैनेट हैज़ द 7th एस्पेक्ट. मतलब जहाँ भी एक प्लैनेट बैठा है वो अपने बिल्कुल ऑपोजिट हाउस पे अपना एस्पेक्ट देता है, अपनी एनर्जी डालता है, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट मार्स इज गिवन स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ 4th and 8th. सो व्हाट डज दीज एस्पेक्ट मीन्स. जो 4th एस्पेक्ट होता है मार्स का, दैट इज़ रिलेटेड टू, जहाँ भी वो आपका 4th एस्पेक्ट पड़ेगा, दैट इज़ रिलेटेड टू ओवर पोजेसिवनेस. यू विल बी वेरी कंट्रोलिंग टुवर्ड्स दैट एरिया, बट यू विल फाइट फॉर दैट एरिया. Suppose, for example, if a person has Mars in 2nd house, okay, 2nd house Mars also creates a minor Manglik according to South Indian astrology. हमारे North Indian में 2nd house Mars is not considered as Manglik, but according to South Indian astrology, Manglik in Mars in 2nd house is also considered as Manglik. Okay, तो अगर 2nd house में Mars होता है तो 4th aspect goes on your 5th house. 5th house is your children, is your love life. So जो भी वो इंसान होगा वो अपनी लव लाइफ में बहुत डोमिनेटिंग होगा, डोमिनेटिंग एज एन कंट्रोलिंग होगा, ओवर प्रोटेक्टिव होगा टुवर्ड्स द किड्स.
उनके सामने अगर आप उनके बच्चों के बारे में कुछ भी बोल दोगे, दे विल नेवर टेक इट, दे विल नेवर टेक इट, दे विल कम आफ्टर यू, दे विल फाइट फॉर इट कि तुमने ऐसा बोला कैसे. सो दैट इज़ द फोर्थ आस्पेक्ट. ऐसे ही जब 7th हाउस पर 4th आस्पेक्ट पड़ता है मार्स का, मीन्स योर मार्स इज इन 4th हाउस. That means that you will be very protective towards your spouse. तुम उनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे like a mother, because the number 4 is associated not in numerology. In Vedic astrology, number 4 is the sign of Cancer, and it is known to be a sign of a motherly nourishment. तो जब मार्स वहाँ आ जाता है तो दिस क्रिएट्स अ वायलेंट मदर बेसिकली, जो आपको कंट्रोल करने के लिए आपके थोड़े इमोशंस हावी हो जाते हैं, वहाँ पर कंट्रोलिंग पावर आ जाती है, ओवर प्रोटेक्टिव आप हो जाते हो उस एरिया को लेकर. सो यू विल बी वेरी ओवर प्रोटेक्टिव इन फॉर योर स्पाउस एंड you'll ट्राई टू कंट्रोल देम. ओके, अब 7th आस्पेक्ट जब मार्स का पड़ता है ऑन 7th हाउस, मीन्स your Mars in either in ascendant or in 7th house, और either way वो या तो aspect कर रहा होगा या तो by placement बैठा होगा 7th house में. तो अब इस तरीके से क्या होता है, 7th aspect पे जहाँ भी 7th aspect है मार्स का, वहाँ आप dominate करने की कोशिश करते हो. If your 7th aspect is on 7th house, तो क्या होता है कि एक टिट फॉर टैट एनर्जी होती है. द स्पाउस एंड यू योर सेल्फ विल ट्राई टू डोमिनेट ईच अदर. आप एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करोगे. सपोज योर स्पाउस इज ट्राइंग टू डोमिनेट यू. एज सुन एज वो थोड़े ठंडे पड़ते हैं तब आप उनको डोमिनेट करना शुरू कर देते हो. तो बहुत टिट फॉर टैट एनर्जी रहती है, विच इज़ अगेन नॉट वेरी हार्मफुल, नॉट टू क्रिएट अ हाइप अबाउट. ओके, अब लास्ट आस्पेक्ट होता है 8th आस्पेक्ट. नाउ दिस इज अ थिंग टू बी वरिड अबाउट. 8th आस्पेक्ट जो होता है ओरिजिनली एस्ट्रोलॉजी में, जो 8th हाउस है, दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड हाउस, बिकॉज उस हाउस को माना जाता है टू बी अ हाउस ऑफ डेथ, टू बी अ हाउस ऑफ लॉस इन अ वे. वैसे लॉस का हाउस 12th होता है, बट स्टिल अप्स एंड डाउन्स, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब माना जाता है. तो सिमिलरली मार्स का जो 8th आस्पेक्ट होता है, दैट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव आस्पेक्ट. लोग इसको कंफ्यूज कैसे कर देते हैं कि वो सोचते हैं कि अगर 8th आस्पेक्ट है 7th लॉर्ड पर या फिर 7th हाउस पर, तो उसका मतलब है कि आपका स्पाउस की डेथ हो जाएगी, विच इज़ नॉट अ केस. वो ऐसा केस आई वुड से इज़ वेरी रेयर, क्योंकि ऐसे केस में देयर शुड बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर प्लैनेट्स, अदर मेलेफिक प्लैनेट्स, राहु, केतु, सन, सैटर्न. कोई भी मेलेफिक का बैड एस्पेक्ट होना चाहिए या बैड प्लेसमेंट्स होनी चाहिए या 7th हाउस की डिग्निटी अच्छी नहीं है, देन ओनली वी कैन कन्फर्म कि हाँ ये चांसेस हो सकते हैं. अदरवाइज 8th aspect creates transformation. Basically क्या होता है, maybe one of your relationship doesn't work out, and after going through that transformation, कोई आपका relation workout नहीं हुआ, उसके बाद आप transform करते हो, after then you get married to some other person or to the same person, and then it is nullified. So उस 8th aspect के साथ हमेशा transformation कनेक्टेड होती है, एक ना एक बार, एंड अप्स एंड डाउन्स आते हैं. सो 8th आस्पेक्ट इज़ टू बी वरिड अबाउट जब 8th आस्पेक्ट आपके 8th हाउस में होता है या फिर 8th आस्पेक्ट आपके 7th हाउस में होता है, जिसका मतलब है कि मार्स की प्लेसमेंट आइदर 12th हाउस में होगी या 1st हाउस में होगी. So that is only the concern, only the placements to be concerned about. And now if you think कि after watching this you will think कि okay मेरा Mars 1st house में है, तो means मेरे लिए गलत है वो. No, it's not like that. इसके लिए बहुत cancellation techniques भी होती है. ज़्यादातर like 90% of people उनकी खुद के ही कुंडली में मांगलिक की कैंसलेशन हो जाती है.
एंड वो कैसे होती है आई विल टेल लेटर, बट वो हो जाती है. दैट्स वाई इट इज़ नॉट नेसेसरी. अ लॉट ऑफ थिंग्स आर टू बी सीन फॉर दैट. इसीलिए कभी भी डोंट एज्यूम इफ़ यू वॉच इन सम ऐप और समथिंग कि तुम मांगलिक हो. डोंट एवर एज्यूम कि हाँ मेरी तो मैरिज लाइफ ऐसे हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो आएगा. डोंट एवर एज्यूम दैट बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी कंसिडर्ड. सो नाउ आई वुड जस्ट डाइव इन टू द क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड ड्यूरिंग माई QA सेशन अबाउट मांगलिक. तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मुझे पूछा गया था या फिर लोगों ने अपना ओपिनियन शेयर किया था कि उनको ये कहा गया है दैट अ मांगलिक गर्ल और गाय शुड नॉट गेट मैरिड टू अ नॉन मांगलिक वन. सो माई आंसर टू दिस इज एब्सोल्युटली नॉट. You can marry, you being a Manglik, you can marry a non-Manglik person. उससे कुछ नहीं होगा. दैट इज़ नथिंग. तुम्हें कोई उपाय करने की भी ज़रूरत नहीं है. नॉट एट ऑल. जस्ट कंपैटिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए. कंपैटिबिलिटी अच्छे से होनी चाहिए. आई पर्सनली हैव सेड येस फॉर a lot of matchmakings जहाँ पर one of the person is Manglik and the other is non-Manglik and they are doing very well in their marriage and उनकी marriage अच्छी चल रही है. In fact I have so many examples in my family जो in my family और in my friends I have heard about it कि कोई Manglik है और दूसरा Manglik नहीं है. So यहाँ पर रोल सिर्फ compatibility टेस्ट का आता है. Like all the other planets कैसे placed हैं. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप ये सोचो कि सिर्फ आप मांगलिक हो और दूसरा बंदा नॉन मांगलिक है, यू कैन नॉट गेट मैरिड, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट द केस. सोनली मांगलिक कैन नॉट डिसाइड दैट. द कंपैटिबिलिटी टेस्ट शुड बी डन फॉर दैट. ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन वॉज विच वॉज asked by maximum number of people, like if you do that the other person, okay, if you marry a non-Manglik then the other person will die or they will worse their health. That is absolutely incorrect. ऐसा कुछ नहीं होता है. किसी की हेल्थ पे कुछ नहीं आता है. That is not because of that. अगेन कंपैटिबिलिटी टेस्ट का आता है. मे बी कंपैटिबिलिटी में सुपर इम्पोजिंग में मे बी उनका 6th हाउस हेम हो रहा है बिकॉज ऑफ योर other planets, which is not at all Mars. Mars in 6th house does very well. Mars 6th house में आ जाए in superimposing, that is an excellent placement. That doesn't create an health issue. ये तो चलो सिर्फ 6th placement थी, but otherwise if a non-Manglik marries a Manglik or Manglik marries a जो भी है, health doesn't get worse and the person will not die. Seriously, this is the main misconception. A person will not die. Okay, of course अगर मार्स अगर बहुत बुरी तरीके से हेम्ड है या मार्स बहुत हैवी है, इट इज़ सपोर्टेड बाय सन और इट इज़ और उसके और भी कैंसलेशन टेक्निक्स है. आई विल टॉक अबाउट देम लेटर कि किन किन केसेस में ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, विच इज़ वेरी रेयर. Okay, so next question is the Manglik person should marry after 28. So this question is partially correct. Okay, मतलब this thing is partially correct. I would agree to it because Manglik के लिए I have done my research and what I got is कि Manglik के लिए the ages to get married is 21st, 23rd and then 28. Nothing in between. No else age. I think it's 22nd. No, it's 21st. But I've seen 22nd also. So 21 से 23rd के बीच में and 28. Nothing else. अब ये क्यों है? If a person is minor Manglik, that also I will tell कि क्या difference है Manglik levels में. Okay. So if a person is minor Manglik, that person will surely get married at the age of 21 to 23. And if a person has a heavy मंगल और अगर वो ज़्यादा मांगलिक हैं तो वो 28 में उनकी शादी होती है, उससे पहले नहीं हो पाती है. ओके, सो दिस इज़ पार्शली करेक्ट. नाउ सेकेंडली, ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कैंसलेशन ऑफ मांगलिक दोषा और लेवल्स ऑफ मांगलिक. अब लेवल्स ऑफ मांगलिक, अब पीपल ऑलवेज कंफ्यूज मंगल दोषा एंड मांगलिक. These two are different terms.
Mangal dosha or Kuja dosha and Manglik is not at all similar thing. Mangal dosha is when your Mars, when you are a Manglik and your Mars is very strong, so it has, so उसके अंदर वो capacity होती है कि वो heavily इफेक्ट कर सकता है तुम्हारी मैरिज लाइफ को या तुम्हारी मैरिज लाइफ को या तुम्हारे स्पाउस को. ओके, एंड मांगलिक इज सिंपली अ मांगलिक मीन्स तुम्हारी मैरिज में your marriage will be very passionate, you will have fights and arguments in your marriage, simple as that. And cancellation of मंगल कैसे होता है? मोस्टली इंसान की खुद की कुंडली में ही कैंसलेशन ऑफ मंगल हो जाता है. एंड वो कैसे होता है कि जब सैटर्न 8th पे आकर बैठ जाता है या जहाँ पर भी मार्स का 8th आस्पेक्ट पड़ रहा है वहाँ पर सैटर्न भी अपना आस्पेक्ट दे रहा हो, तो वो क्या करता है, सैटर्न एंड मार्स आर नॉट एक्चुअली एनिमीज. उनको कहाँ एनिमीज जाता है, बट दे आर न्यूट्रल टू ईच अदर. क्योंकि क्या होता है, मार्स इज़ अ वेरी डिफरेंट एनर्जी, सैटर्न इज़ अ वेरी डिफरेंट एनर्जी. तो जो सैटर्न होता है वो हमेशा मार्स को बांध कर रखता है. सो हैविंग मार्स and Saturn together is actually a savior, because वो सैटर्न मार्स को बांध के रखेगा. वो सैटर्न मार्स के अंदर वो फियर लेकर आ जाएगा कि तुम कुछ करोगे, कोई गलत काम करोगे तो उससे पहले 100 बार सोच लो, पहले ही उसके रिजल्ट सोच लो कि ये हो सकता है. सो दैट इज़ द थिंग. इसीलिए वो कैंसलेशन ऑफ मांगलिक हो जाती है या मंगल दोष का कैंसलेशन हो जाता है जब भी सैटर्न की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, एंड यस वन मोर थिंग, कि कैंसलेशन के लिए हम डिग्निटी ऑफ 7th हाउस भी बहुत मैटर करती है. अगर तुम्हारा 7th हाउस का लॉर्ड बहुत वेल प्लेस्ड है, आपका 7th हाउस बहुत वेल प्लेस्ड है, उस पर जुपिटर का एस्पेक्ट है, देन ऑल्सो इट कैंसल्स. क्योंकि जो भी इफ़ेक्ट, हमेशा कहा जाता है कि इतने योग होते हैं हमारी कुंडली में, तो कौन सा योग माना जाए. तो हर किसी की कुंडली में कोई ना कोई योग बन रहा होता है, तो हमेशा जो योग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है हम उसको मानते हैं. दैट्स वाई अगर बेनिफिक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं या फिर 7th हाउस स्ट्रांगली प्लेस्ड होता है तो वो मांगलिक कैंसिल हो जाता है. ठीक. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर गर्ल्स जुपिटर की डिग्निटी देखी जाती है, अगर जुपिटर की डिग्निटी अच्छी है. और फॉर मेन वीनस की डिग्निटी देखी जाती है, अगर वीनस बहुत वेल प्लेस्ड है तो भी मंगल कैंसिल हो जाता है. ओके, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हैव 7th हाउस में Venus and Mars together. I have seen those people getting married very early in life and उनकी marriage बहुत smooth चल रही होती है, just with a little bit normal arguments, and they are very easily वो उनकी marriage हो जाती है. जबकि ये योग अच्छा नहीं माना जाता है 7th house में, but it is good, trust me. I have a lot of charts जिनके ये योग है, and they were the, मतलब उनको कभी दिक्कत नहीं आई अपनी मैरिज लाइफ, अपनी मैरिज करने में या कुछ भी. मंगल हैज़ नेवर क्रिएटेड दैट प्रॉब्लम. एंड नाउ आफ्टर दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि क्या हमें पेड़ के साथ शादी करनी चाहिए बिफोर गेटिंग मैरिड टू द पर्सन, और या फिर हमें कोई हवन करना चाहिए. अगेन आई वुड से नॉट एट ऑल. किसी पेड़ से शादी करने की ज़रूरत नहीं है. आई पर्सनली डोंट बिलीव दैट, एंड आई हैव नेवर सीन इट वर्किंग. आई मीन, हाउ गेटिंग मैरिड टू अ पेड़ विल वो आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर देगा. हाउ विल दैट हैपन? जस्ट यूज सम लॉजिक फॉर दैट. सो नो, ये उपाय जो है, ये रेमेडी जो है, दिस इज़ नॉट एट ऑल बेनिफिशियल. व्हाट आई थिंक इज़, दिस इज़ माई ओपिनियन. आई नो बहुत एस्ट्रोलॉजर्स, अगर कभी उन्होंने मेरी वीडियो देखी, देन दे विल से कि क्या बोल रही है ये लड़की. आई डोंट केयर, आई हैव नेवर सीन इट वर्किंग, सो आई वुड से दैट. ओके, क्यों गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी जस्ट बिकॉज आपने बुक्स में वो चीज़ पढ़ी है. गो फॉर प्रैक्टिकलिटी, गो फॉर लॉजिक्स. ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ हवन. हवन तो मैं कत्ते ही नहीं बोलूँगी कि करो. क्यों? बिकॉज मार्स इज़ अ वेरी हॉट प्लैनेट. सन के बाद मार्स इज़ द प्लैनेट जो बहुत हॉट, एग्रेसिव होता है. ठीक है,
तो why would अब suppose I am a person who is very short tempered, तो क्या तुम आग में घी डालोगे तब? Like will you try to poke me then? No. जब कोई चीज़ ऑलरेडी तुमको पता है गर्म है, तुम उसके अंदर और आग क्यों डालोगे? सो डूइंग अ हवन for Mangal purposes or Mars purposes is not at all beneficial, and it doesn't work. Actually it backfires. I have seen people जिन्होंने अपनी शादी से पहले हवन किए हैं मंगल के, and that has actually backfired them, and they just got divorced within what 6 months, 1 year or 2 years, like very quick. So you should never agitate a planet. You should always see कि उसकी constitution क्या है, उसका actual तत्व क्या है. You should never make an aggressive planet more aggressive by adding, तेल में घी डालने वाला काम नहीं करना चाहिए. Okay, so yes, these were all the questions जो कि मुझे receive हुए थे, and I have explained every question according to what I have seen working, and I can guarantee these results. And at last I would just mention 2 things. Firstly, that just being a Manglik is not the only thing. सिर्फ मांगलिक होने से ही आपके लाइफ में बहुत चीज़ें नहीं हो जाएंगी, बहुत प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट हो जाएंगी. वो मंगल की उसके लिए हमें उस मंगल का हौरा देखना पड़ता है कि इज़ इट इन मून हौरा और इट इज़ इन सन हौरा. क्योंकि अगर वो सन के हौरा में होगा तो वो एग्रेसिवली बिहेव करेगा. अगर वो मून के हौरा में होगा, क्योंकि मून का नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन इज़ काम, कंपोज्ड एंड ठंडा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम कहते हैं. सो इसीलिए वो मून की तरह बिहेव करेगा. सो हमें हॉरास देखने पड़ते हैं. फिर हमें ये देखना पड़ता है कि मंगल किसके साथ एसोसिएटेड है. वो कोई और एग्रेसिव प्लैनेट या और मेलिफिक्स के साथ तो नहीं एसोसिएटेड, या फिर वो सिर्फ बेनिफिक्स के साथ एसोसिएटेड है. सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी कंसिडर्ड. इसीलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ कि एक मांगलिक चीज़ है, so your marriage life is finished or it is destroyed. No, that is not the case. हमारी खुद की हॉरोस्कोप में ही कैंसलेशंस हो जाती हैं. इसीलिए वी शुड नेवर लुक. हमें ज़्यादातर आई हैव ऑल्सो हर्ड दिस थिंग कि कहा जाता है कि दूसरे इंसान का शनि होना चाहिए सॉलिड, या हाँ दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग, बट मैक्सिमम एटलीस्ट आई थिंक 90% ऑफ जिनको लगता है कि वो मांगलिक हैं वो एक्चुअल में मांगलिक नहीं होते हैं. उनका मांगलिक उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है और उनकी खुद की कुंडली में ही मंगल कैंसिल हो रहा होता है. दैट्स वाई जस्ट डोंट जस्ट जंप इनटू कंक्लूजन्स, जस्ट go for the logics, I will always say. And for remedies, secondly, my second thing is about remedies. Remedies को लेकर मैं सिर्फ एक बात बोलूँगी. I always say it to every person I come in contact with that it's not about remedies. Remedies को इतना signification देना नहीं चाहिए, because हमारी एस्ट्रोलॉजी जो है, एस्ट्रोलॉजी का जो एक्चुअल मतलब था that was to create awareness among people कि कौन सा इवेंट कब हो सकता है, और टू कंसल्ट लाइक एस्ट्रोलॉजर्स के पास क्यों जाते थे हम. बहुत पुराने टाइम में जब ऋषि मुनि होते थे तो जो किंग्स होते थे वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास क्यों जाते थे? वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास इसलिए जाते थे बिकॉज दे वांटेड अ गाइडेंस फ्रॉम देम, दे वांटेड टू कंसल्ट देम कि हमें ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, इसका हमें बेनिफिट होगा या नहीं होगा. सो लुक इन दैट वे. डोंट लुक कि अच्छा हमें बस ठीक है, अच्छा ये होना है सो हमें ये उपाय बता दो, हम ये कर लेंगे एंड थिंग्स विल गेट बेटर. नो, उपाय वर्क नहीं. रेमेडीज़, देयर आर वेरी फ्यू रेमेडीज़ जो बहुत सर्टेन चीज़ें होती हैं जिनके लिए रेमेडीज़ वर्क करती हैं. एंड रेमेडीज़ का जैसा कंसेप्शन इंडियन लोगों के अंदर है, एक्चुअली रेमेडीज़ वैसी वर्क नहीं करती हैं. यू कैन नॉट डिनाई एन इवेंट जो लिखा हुआ है आपके हॉरोस्कोप में वो होकर रहेगा. यू कैन जस्ट गेट अवेयर ऑफ दैट एंड यू कैन जस्ट स्ट्रैटेजाइज योर सिचुएशंस बिफोर यू आर गेटिंग इनटू इट. ओके, so always think like that. Always have a logical mindset
डोंट फॉलो, मतलब वैम में नहीं पढ़ना चाहिए ना ही. आई रिसीव्ड अ क्वेश्चन लाइक अ गर्ल वाज टेलिंग दैट उसकी शादी नहीं हो पा रही है जस्ट बिकॉज हर एस्ट्रोलॉजर ये कह देता है कि उसके ग्रह बहुत भारी हैं. ऑनेस्टली आई रेड दैट होल चार्ट, आई स्टडीड दैट होल चार्ट एंड मुझे 1% भी ऐसा नहीं लगा दैट गर्ल उसके उसके स्टार्स भारी हैं, बिकॉज इट्स नॉट. शी हैज़ debilitated Mars in ascendant. You know, a man is very lucky to have a woman with debilitated Mars. So that's a secret. लोग कहते हैं कि कोई मांगलिक हो और ऊपर से आई हैव हर्ड कि मैनी एस्ट्रोलॉजर्स वो कहते हैं कि अगर कोई मांगलिक हो और उसका मार्स डिबिलिटेटेड हो तो जी घोर पाप हो गया. सो दैट इज़ नेवर द केस. अ मैन इज़ lucky enough to have a woman with debilitated Mars, because that woman will stand by you till the end, and kuch bhi ho jaye, that woman will stand by you and protect you and nurture you till the end. So मुझे नहीं सेंस समझ आया कि कहाँ से उनके ग्रह भारी हैं. एंड या शी हैज़ असेंडेंट में मार्स एंड इन 8th हाउस शी हैज़ सैटर्न. सो उसका 8th आस्पेक्ट भी नलिफाई हो जाता है. I really don't understand the sense. So please just consult genuine people and logical people. Whenever you go for a consultation to anybody, me or any other astrologer, just ask why. Have a habit of asking why is this going to happen, what is the logic behind it, and how can I do it. Not remedies, but how can I strategically handle the situation. Simple as that. That is what astrology is actually about. ओके, सो आई थिंक ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है. आई होप दिस हैज़ चेंज्ड द जो भी मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के अंदर, लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है मांगलिक को लेकर. आई होप ये वीडियो उसको चेंज कर दे. एंड आई होप कि you people start recognizing the true sense and the true beauty of astrology. So thanks a lot. Bye bye. Take care.